हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो महिलाओं पर आधारित रहेगा। दोस्तों, अपन जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है और लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है समानता। समानता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आर्थिक समानता, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कई प्रकार की समानता हो सकती है। लेकिन अपने चूंकि महिलाओं पर आधारित टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार की समानता से निकलकर जो सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता में भी केवल स्त्री पुरुषों की जो समानता है उस पर ही अपन गौर करते हैं, नजर डालते हैं कि क्या स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता है वो हमें देखने को मिलती है। स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा किस प्रकार की है। जो महिलाएं हैं कि जैसे कि अपन पढ़ने को मिलता है कि प्राचीन समय में उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कालांतर में आगे बढ़ते गए महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। महिलाओं को हमेशा से ही अबला समझा जा रहा था। सबला बनने के लिए उन्हें काफी कुछ करना पड़ा। दोस्तों, अपन देखते हैं कि जैसे कि पहले जब वैदिक काल की बात कर लें, चाहे अपन मनुस्मृति की बात कर लें, या प्राचीन समय की जब देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक भी है जिसमें कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर महिलाओं की, स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार की बात है, तो इस श्लोक के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि वर्तमान की अपेक्षा प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बेहतर थी। उनको पुरुषों के बराबर समझा जा रहा था। या अपन कह सकते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य होते वहां पर पुरुषों के साथ में महिलाओं की उपस्थिति भी एक प्रकार से अनिवार्य थी, अच्छी थी उनकी स्थिति। लेकिन क्या वर्तमान की बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है। भारत 1947 में आजाद हो गया, 1950 में भारत का संविधान बन के तैयार हो गया, लागू भी कर दिया गया। क्या संविधान के लागू हो जाने के बाद 1950 के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में कोई अच्छा सुधार आया क्या? अपन कह सकते हैं कि नहीं, स्थिति में कुछ सुधार आया, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति जैसे पहले थी आज भी वैसी की बनी हुई है। आज भी वो शोषण का शिकार बनती आ रही हैं। इसी की परिप्रेक्ष्य में जब सरकारों ने भी समय समय पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए, और इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। जहां पर महिलाओं का शोषण होता है या महिलाओं के अधिकारों का कुठाराघात होता है, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां पर ये महिला आयोग है, ये महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है, अधिकारों को उन्हें उपलब्ध कराता है। अपन इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसे NCW के नाम से भी जानते हैं। NCW से मतलब क्या है? NCW का मतलब ही अंग्रेजी भाषा का शब्द है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। ये जो NCW है या राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये महिलाओं के लिए बनाया गया एक संगठन है। अपन इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में अब पहले तो कम कोई इक्की दुक्की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की परीक्षाओं में काफी हद तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इसके बारे में गठन के बारे में देखते हैं, इसका गठन किस प्रकार से हुआ। क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे तो है नहीं कि बारिश हुई रोलों के साथ में आकर गिर गया। इसको बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, आदि चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए, गठन के बारे में जब भी आप देखें तो अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका मतलब है कि किसी राज्य सरकार ने इसको नहीं बनाया है, इसको किसने बनाया है? केंद्र सरकार ने बनाया है। ठीक है ना। केंद्र सरकार से बात करें तो भारतीय संसद के द्वारा। तो क्या हुआ, भारतीय संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिनियमित कर दिया, यानी कि एक अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 1990 में पारित किया गया। इसको आप याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के द्वारा किया गया, 1990 के अधिनियम के द्वारा किया गया, और ये अधिनियम है 1990 में पारित हो गया। और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना।
संवैधानिक निकाय कौन सा होता है? जिसका संविधान में उल्लेख होता है। गैर संवैधानिक जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता है, ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख है। ठीक है, 1990 के अधिनियम के द्वारा ये राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम है इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, अब बात कर, अच्छा एक चीज और है, आजकल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाने लग गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो भी आयोग है, ये आयोग इनका मुख्यालय कहाँ है? तो आप इसके मुख्यालय की जब बात करें तो लगभग अधिकांश जो भी आयोग है, सभी आयोगों का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है ना, इस चीज को आप कंप्लीटली याद रखें। नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय है, नई दिल्ली में। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के द्वारा हो गया, तो इसने कार्य करना शुरू कब किया? देखिए, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया। इस 1990 में अधिनियम बना दिया, लेकिन इसमें कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, कहां पर इनका कार्यालय होगा, कितने कर्मचारी होंगे, आदि की व्यवस्था जनवरी 1992 में कर दी गई। मैं वो तारीख भी बताऊंगा आपको जिस तारीख से राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। देखिए, जब भी आप राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखें तो इसमें अब तक कितने आयोग का गठन किया जा चुका है? पहला आयोग का गठन कब हुआ, दूसरे का कब हुआ, अब वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है, इसका अध्यक्ष कौन है, इनमें कितने सदस्य होते हैं, आदि चीजों को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, जनवरी 1992 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन परीक्षा में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि पहले आयोग, जो भी प्रथम आयोग था, इसने अपना कार्य करना कब शुरू किया? पहले आयोग ने कार्य करना कब शुरू किया? तो आप याद रखें, 31 जनवरी 1992 को प्रथम आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब? 31 जनवरी 1992। और इसका अध्यक्ष बनाया गया, किसको अध्यक्ष बनाया गया? श्रीमती जयंती पटनायक। श्रीमती जयंती पटनायक, ये श्रीमती जयंती पटनायक है, ये प्रथम आयोग की अध्यक्ष है। और पहला आयोग है 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। पहले आयोग का जयंती पटनायक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। या पूछ लें कि वर्तमान में कौन सा आयोग कार्य कर रहा है, तो आप बताएं कि वर्तमान में नवा आयोग कार्य कर रहा है। परीक्षा प्रश्न ये पूछ लें, नवा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बता दें 2018 में नवे आयोग का गठन किया गया। 2018 में परीक्षा में प्रश्न ये पूछ ले, इस 2018 में ये वर्तमान में जो आयोग कार्य कर रहा है उसका अध्यक्ष कौन है, तो आप बता दें रेखा शर्मा इस आयोग की अध्यक्ष है। अब तक कितने आयोग गठित किए जा चुके हैं? अब तक 9 आयोगों का गठन किया जा चुका है। 9 आयोग अब तक बन चुके हैं। नवा आयोग कौन सा है? जो 2018 में बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है ना, इन चीजों को आप ध्यान रखें। पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया। श्रीमती जयंती पटनायक उसके अध्यक्ष बनाई गई। उसके बाद में कालांतर में धीरे धीरे करके वर्तमान में नवा आयोग चल रहा है। नवा आयोग है, इसका गठन 2018 में किया गया और इसके अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा को बनाया गया। ठीक है, इन चीजों को आप देखें। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है या उनका मनोनयन किया जाता है, क्या होता है, उनकी स्थिति किस प्रकार की, वो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अध्यक्ष। तो आप याद रखें, अध्यक्ष हमेशा मनोनीत होता है। ठीक है, सदस्य के लिए भी आप याद रखें, सदस्य भी मनोनीत होते हैं। अब इनका मनोनयन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, इनका मनोनयन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। आपको पता है कि एक अध्यक्ष होता है इसमें। ठीक है, सदस्यों की संख्या 5 होती है, यानी कि एक अध्यक्ष और 5 इसमें सदस्य होते हैं। एक इसमें सदस्य सचिव भी होता है, सदस्य सचिव, ये भी मनोनीत होता है। ठीक है, अब ये जो 5 सदस्य हैं, इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इस चीज को याद रखें,
एक अध्यक्ष होगा जो मनोनीत किया जाएगा, 5 सदस्य मनोनीत होंगे, 1 सदस्य सचिव मनोनीत होगा। इन सबका मनोनयन केंद्र सरकार करेगी। ये जो 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों में से एक सदस्य का SC या ST का होना आवश्यक है। ठीक है, याद रहेगा चीजें। इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो SC ST का होगा, इन 5 सदस्यों में से कोई एक सदस्य है वो SC और ST का हो सकता है। ठीक है, अब अपन इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो आयोग है क्या कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अपन ने पहले से देखा कि महिलाएं हमेशा से ही शोषण का शिकार होती रही हैं, उनको न्याय समय पर नहीं मिल पाता था और समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आप कह सकते हैं कि आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाना। महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाने के लिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनका मनोनयन किन क्षेत्रों से किया जाता है। देखिए, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सदस्य सचिव, ये क्या होंगे, कहां से इनका मनोनयन किया जाएगा। देखिए, कानून के जानकार, जिनको अपन नाम दे सकते हैं न्यायविद, जिनको कानून की जानकारी होती है, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक क्षेत्र है, महिलाओं से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, उनके आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से ये अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनका मनोनयन किया जाता है। इन क्षेत्रों से किया जाता है। मैं दोबारा एक बार बता दूं, ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये इनका जो मनोनयन है वो न्यायविदों से या ट्रेड यूनियन है उनसे, या औद्योगिक क्षेत्र से, महिलाओं से संबंधित जो स्वैच्छिक संगठन है, या प्रशासन से संबंधित कोई महिलाएं हैं, या आर्थिक विकास या शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों से इन महिलाओं का या इन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक है, ये जो महिलाएं हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग है, अपने इसका एक उद्देश्य देखा कि महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाना, लेकिन इसके अलावा भी इसका और भी उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें तो जो भारत में महिलाएं हैं वो अपने घर में और घर के बाहर है, जो महिलाएं ऐसी हैं जो कि कामकाजी महिलाएं जो घर के बाहर कार्य करती हैं, और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर में रहकर अपना घरेलू कार्य करती हैं। तो अपन सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में महिलाओं को अपने घर में और घर के बाहर सुरक्षित जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के लिए अवसरों सहित सभी अधिकारों और हकदारियों का पहुंच के लिए पूर्ण सशक्तिकरण कराना ही इस राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य है। दोबारा सुनिएगा, भारत की जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं या घरों के बाहर कार्य करती हैं, उनके जीवन में जो सभी घटनाएं या उनके जीवन में सभी जो क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर समान भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध कराने सहित उनके सभी अधिकारों और हकदारियों की पहुंच से उन तक पहुंचाने के लिए, उनको पूर्ण रूप से सशक्त करने के लिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि महिलाओं को जागरूक करना, उनके अधिकारों के प्रति, उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं करे, उनके अधिकारों को कोई छीने नहीं, महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के बराबर हों, यही इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। हर महीने एक पत्रिका जो महिलाओं को समर्पित होती है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित होती है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, एक मासिक पत्रिका है, उसका प्रकाशन करवाता है। इस पुस्तक का नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, आजकल पुस्तकें बहुत सारी पूछ देने लगी हैं। राष्ट्रीय महिला नाम की ये पुस्तक है।
ये मासिक पुस्तक है, हर महीने प्रकाशित होती है, मासिक है, ठीक है ना। ये भी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। ये राष्ट्र महिला पुस्तक है, इसका प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग करवाता है, मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाता है। यानी कि ये किताब है राष्ट्र महिला, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपती है, ठीक है ना। अब बात कर ले थोड़ा सा इनके अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। इनका अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक ये पद पर बने रह सकते हैं, देखिएगा। कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्य, देखिए अध्यक्ष और सदस्य तीनों का एक जैसा कार्यकाल है, 3 वर्ष। देखिए अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए पद पर बने रह सकते हैं। क्या इनको हटाने का भी कोई तरीका है? अगर इन्हें हटाया जाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाएगा, इन पर कौन से अभियोग लगाए जाएंगे, या किन कारणों से ये अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो मैं कुछ आपको कंडीशंस बताता हूं कि उन कंडीशन की या उन कारणों के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि इनको हटाने का अधिकार वो केंद्र सरकार को ही है। देखिएगा, यदि केंद्र सरकार को कोई अध्यक्ष और सदस्य कोई सा भी है, दिवालिया हो गया है, या किसी अपराध के लिए उसे दंडित किया गया है, विकर्षित हो गया है, पागल, या असमर्थता के आधार पर कार्य करने में असमर्थ हो गया, कार्य करने के लिए मना कर देता है, या आयोग की अनुमति के बिना लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या जो उसे शक्ति दी गई है, जो पद दिया गया है, उस पद का दुरुपयोग करता है, आदि के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो कारण कौन सा? एक कारण बताया दिवालियापन का, किसी अपराध के लिए उसे दंडित किया जाना, या विकर्षित, असमर्थता, आयोग की अनुमति के बिना लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहना, पद का दुरुपयोग करना आदि कारण है जिनके आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ये जो महिला आयोग है, देखिएगा एक छोटी सी बात बताऊं मैं, ये महिला आयोग एक ऐसी संस्था है जो या तो शिकायत मिलने पर कार्यवाही करती है, कोई जरूरी नहीं है कि शिकायत मिलेगी तो ही कार्यवाही करेगी, किसी की शिकायत पर भी कार्यवाही कर सकती है, या स्वतः संज्ञान के आधार पर खुद ही संज्ञान लेकर, यानी खुद ही उसमें बिना शिकायत के ही कार्रवाई करना शुरू कर सकती है। दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी संस्था है जो शिकायत मिलने या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। ठीक है, यानी कि आप सीधी भाषा में समझ सकते हो। भाई आपने मारवाड़ी भाषा को बात करा तो आप ऐसा कि अगर राष्ट्रीय महिला आयोग का करना शिकायत मिलेगी तो बस महिला आयोग शिकायत मिलता ही कार्रवाई कर देगी, और है कि भी स्थिति हो उसका है कि बिना शिकायत मिलने को इंतजार ही नहीं करना पड़े, बिना शिकायत मिलने बिना शिकायत का ही कार्रवाई करना पहुंच जाए। ठीक है ना, तरजय समझ में आओ है तो वह समझ लो। ठीक है, अभी का कुछ कार्य, अब के कार्य ही वह देखो। अब ये जो भी कार्य हैं, अब वो कार्य इनके बहुत सारे हैं, लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि परीक्षा में इनके बारे में 2 4 5 कार्य बताए जाए, जैसे मैंने 5 6 पेपर देखे थे, उनमें कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न आ रखे थे। मैंने उन जो भी कार्य प्रश्नों में जो दे रखा था जो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित था, मैंने उन कार्यों को इसमें शामिल कर लिया है ना, जो कि लगातार पूछा जा रहा है। तो आप इन कार्यों को आप भी देख लें। कार्य कौन सा हो सकता है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करना। क्या बताया? महिलाओं से संबंधित, क्योंकि महिला आयोग है सिर्फ महिलाओं से संबंधित बात तय करता है, महिलाओं के अलावा ये वो कोई बात नहीं करता है। तो महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए संवैधानिक
और कानूनी सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करना कि महिलाओं को किस प्रकार से उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उपलब्ध कराए जा सके, किन प्रकार से महिलाओं की कानूनी सुरक्षा की जा सके आदि उपायों के बारे में ये समीक्षा करता है। एक कारण तो ये बताया इसमें, सॉरी कार्य बताया। एक कार्य ये बताया गया उसमें कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। यदि सरकार किसी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर रही है, निर्माण कर चुकी है या कानून का निर्माण करने वाली है, तो उनमें महिलाओं से संबंधित कोई भी सलाह राष्ट्रीय महिला आयोग दे सकता है जो नीतिगत हो, महिलाओं के लिए सही हो, उचित हो। तो ऐसे नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग सरकार को सलाह, केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। इनके अलावा महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन की सिफारिश सरकार को करना। जो महिलाओं से संबंधित सरकार कोई कानून का निर्माण कर रही है तो उस कानून में यदि कोई संशोधन है जो महिलाओं के लिए उचित नहीं है तो इस प्रकार के संशोधन के लिए ये आयोग है कि सरकार को सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है। या इनके अलावा आयोग कारागार यानी जेल है ना, रिमांड गृहों में जहां पर महिलाओं को अभिरक्षा में रखा गया यानी कि उनको दंडित किया गया, जेल में रखा गया उनको, तो उन जेलों का ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये कभी भी निरीक्षण कर सकता है, सकती है उसको। ये महिला संरक्षण, विकास और समानता संबंधी रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का प्रयत्न करना और महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाली नीतिगत निर्णयों आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा भी हो सके और महिलाओं को अपने अधिकारों की संतुष्टि हो सके। इस प्रकार के नीतिगत निर्णयों और आदेशों को क्रियान्वित करने का कार्य है वो राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना प्रक्रिया में सहभागिता और परामर्श प्रदान करना। दोबारा सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण है, 3-4 परीक्षा में ये पॉइंट दे रखा था। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यानी कि महिलाओं का सामाजिक विकास करना या उनका आर्थिक विकास करना, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करना हेतु योजना प्रक्रिया में किस प्रकार से उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है आदि योजना बना के महिलाओं के साथ में सहभागिता और उन्हें समय समय पर परामर्श उपलब्ध कराना। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कुछ कार्य हैं। छोटा सा टॉपिक है और इस छोटे से टॉपिक में कई सारे प्रश्न हैं और हमेशा से पूछे जाते रहे। आप भी इन प्रश्नों को थोड़ा सा देखें और 1-2 बार सुने। सीधी सी बात है कि परीक्षा चाहे कैसी भी हो, कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जितना अपन पढ़ के जा रहे हैं, टॉपिक पढ़कर आए हैं, उसमें कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी था इसमें सब सम्मिलित कर लिया गया।